Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. So welcome in Discover Rajasthan. तो हमने क्या है कि अभी लास्ट लेक्चर में सिरोही के चौहान कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और उनकी जो मुख्य बातें थी वो जो भी हो उसकी दो चार ही थी, बाकी ज़्यादा उस पर आप फोकस मत करना ना, वो इतना इम्पोर्टेंट है। और अब हम करेंगे हड़ौती या बूंदी का चौहान, ये लास्ट है, इसके बाद चौहान वंश आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें भी हम जो मेन मेन बातें हैं वही करेंगे। जो हाड़ौती प्रदेश होता है उसमें मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये चार जिले सम्मिलित है, इसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। और जो ये हाड़ौती भाग है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एरिया में स्थित है। अगर राजस्थान का मैप देखें तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और इसे हाड़ौती क्यों कहा गया? इसे हाड़ौती इसलिए कहा गया क्योंकि हाड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश था। तो प्रारंभ में क्या है कि बूंदी पर मीणाओं का अधिकार था। बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। तो बूंदी का नामकरण किस पे हुआ? जो बूंदी है इसका जो नामकरण है वो बूंदा मीणा के नाम पे हुआ, ठीक है। पहले यहाँ पे मीणाओं का अधिकार था, बूंदा मीणा। अब क्या होता है कि और अगर कुंभाकालीन रणकपुर लेख है उसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, तो बूंदी का प्राचीन नाम क्या हो गया? प्राचीन नाम लिख सकते हैं आप, या आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वृंदावती, ठीक है। बूंदी को वृंदावती कहते थे पहले। अब जो बम्बावदे के सामंत चौहान वंशीय देवा हाड़ा ने क्या मीणाओं को 1241 में पराजित किया और बूंदी राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो किसने? देवा हाड़ा ने। बूंदा मीणा को किसने हराया? तो 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की गई। देवा हाड़ा ने 1241 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर बूंदी की स्थापना की, ठीक है। यह आपने कह सकते हैं बूंदी के चौहान वंश की। और इनका एक उत्तराधिकारी था समर सिंह आड़ा। समर सिंह आड़ा जो था इसका उत्तराधिकारी देवाड़ा का। इसने क्या किया कि कोटा भी हड़ौती में आता है, तो 1264 में जिसने कोटा बचाया था, कोटिया शाखा का भील का, कोटिया शाखा थी भीलों की एक, ठीक है। भीलों को परास्त कर कोटा पर अधिकार किया, कोटा पर अधिकार किया, ठीक है। और अपने पुत्र जेतर सिंह को दे दिया। तो समर सिंह आड़ा का पुत्र था जेतर सिंह, उसको कोटा मतलब भेंट कर दिया। इस तरह कोटा बूंदी राज्य का ही एक भाग था। और जो कोटा के किले का निर्माण है वो इसका एक समर सिंह का, अपने ऐसे लिख सकते हैं, समर सिंह का पुत्र था, उसका नाम क्या था? जेतर सिंह है। अधिकार किया वह यहाँ पे लिख सकते हो आप। और अपने पुत्र और किया वह अपने पुत्र
जेतर सिंह को दे दिया। अब जेतर सिंह ने कोटा के किले का क्या करवाया, निर्माण। कोटा के किले का निर्माण किसने करवाया, जेतर सिंह ने। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध गुलाब महल भी जेतर सिंह ने बनवाया। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो कोटा के किले का निर्माण, एक प्रसिद्ध गुलाब महल। तो गुलाब महल कहाँ पे है, कोटा में। और अब आगे बात करते हैं अपने, एक सेकंड। जो जेतर सिंह है इसका, समर सिंह का एक उत्तराधिकारी था। जेतर सिंह के पिता समर सिंह का उत्तराधिकारी का, उसका नाम था नापोजी, नापू जी, जो 1304 में अलाउद्दीन खिलजी के से लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है। बूंदी के बरसिंगाड़ा ने 1354 में बूंदी के तारागढ़ किले का, तो एक तारागढ़ अपना ने पढ़ा था अजमेर में, एक तारागढ़ बूंदी में भी है। तो यहाँ पे हमने लिख सकते हैं कि बूंदी के तारागढ़ के निर्माण किसने कराया, बूंदी के बरसियाड़ा, बरसियाड़ा शासक है 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तो बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। अब तारागढ़ अपने भित्ति चित्रों के लिए भी विख्यात है। जो तारागढ़ का किला है अपने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है, और बूंदी भी भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसकी कला संस्कृति में। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो शासक हुए मुख्य हैं उनके बारे में। ठीक है। तो पहला था राव सुरजनहाड़ा। ये थी ऊपर बेसिक बातें इसके बारे में, बूंदी और कोटा के कैसे मतलब हाड़ौती प्रदेश के बारे में। अब जो आता है राव सुरजनहाड़ा, राव सुरजनहाड़ा। इसका शासनकाल माना जाता है 1554 से 1586 ईस्वी। अब जो इसके राज्यकाल के पूर्व, ठीक है, इससे राज्यकाल से पूर्व बूंदी के शासक मेवाड़ के अधीन थे। कैसे थे, क्योंकि महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण करके बम्बावदा और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया था, और राव सुरजनहाड़ा के समय वापस मतलब इन्होंने अधिकार किया था। और मेवाड़ से इन्होंने विच्छेद करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। वे रणथंभौर पर अधिकार कर अपनी शक्ति में भी वृद्धि की थी राव सुरजनहाड़ा ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब 1569 में मुगल अकबर ने रणथंभौर पर घेरा डाला तब सुरजनहाड़ा ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसने मुगल अधीनता एक तो स्वीकार कर ली थी अकबर के समय। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब ये अगर इसने अधीनता स्वीकार की तो अकबर ने इसे उपाधि दी थी राव राजा की। तो अकबर ने ये राव राजा की उपाधि दी।
वह इसे 5,000 का मनसब दिया, 5,000 का मनसब। ठीक है। अब बूंदी के निकट 26 और बनास के निकट 26 परगने और जागीर के रूप में भी दिए इसे। ठीक है। और उसे बनारस तथा चुनार की सूबेदारी भी दी गई, मतलब यूपी में जो पड़ता है। और ये क्या है कि अकबर की सेवा में चला गया बनारस। वहाँ पे बनारस में रहते हुए इसने इमारतें, जलाशय, गंगा नदी के तट पर घाट भी बनवाए। और द्वारकापुरी में उसके द्वारा निर्मित रणछोड़ जी का मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। और बनारस में ही राव सूरजनाड़ा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है राव भोज। राव भोज। इसका शासनकाल माना जाता है 1585 से 1607 ईस्वी तक। इसने उड़ीसा, गुजरात तथा अहमदनगर के घेरे समय मुगल सेना के साथ, मतलब ये मुगल सेना के साथ ही था, मुगल सेना के साथ ही अपनी वीरता का परिचय दिया। और अकबर ने इसे वीरता से प्रसन्नित होकर इसे सम्मानित भी किया। नॉर्मल सी बात है। और इसमें इसके टाइम में कोई ऐसा खास घटनाक्रम नहीं हुआ। इसके बाद आता है राव रतन सिंह। इसका शासनकाल माना जाता है 1607 से 1631 ईस्वी। और इसके समय क्या हुआ कि जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसब दिया। ये जहांगीर इसका समकालिक था। तो जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसब दिया। और दो उपाधियां भी दी गई। कौन कौन सी? जहांगीर ने इसे दो उपाधि दी। कौन सी? जहांगीर ने दो उपाधि दी। कौन कौन सी? पहली, रामराज। रामराज क्यों दी? क्योंकि ये न्यायप्रिय था, न्यायप्रिय होने के कारण। दूसरी इसे उपाधि दी गई सर बुलंद राय। सर बुलंद राय। अब इसे सर बुलंद राय की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि यह चित्रकला प्रेमी भी था, चित्रकला प्रेमी। तो ये इसकी दो उपाधियां थी जो जहांगीर के द्वारा इसे दी गई। और इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और राव रतन सिंह ने अपने जो लड़का है इसका, तो गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया, क्योंकि वह दुराचारी था। और 1631 में इसकी मृत्यु होगी। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है राव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल। इसका शासनकाल माना जाता है 1631 से 1658 ईस्वी तक। यह राव रतन सिंह का पोता था। ठीक है। जो हमने अभी पीछे पढ़ा राव रतन सिंह, उसका पोता था। ठीक है, क्योंकि उसके बेटे को तो मार दिया गया था। और जो शाहजहाँ है, इसने इसे राव की पदवी दी। वह 3,000 जात व 2,000 सवार का मनसब दिया। ये याद मत रखना, बस लिख देता हूँ मैं फिर भी। तो किसने दिया इसके समय? इसके दादा के समय दिया था जहांगीर ने, और इसके समय शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने राव की पदवी व 3,000 जात व 2,000 सवार का मनसब
ठीक है। और उत्तराधिकारी का एक युद्ध हो रहा था शहजादे द्वारा, ठीक है। तो उनके पक्ष में युद्ध लड़ते समय सामोगढ़ के निकट 1658 में इनकी गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इसके बाद जो शासक आता है वो है राव भाव सिंह। राव भाव सिंह, इसका जो शासनकाल माना जाता है वो है 1658 से 1682। प्रारंभ में क्या है, औरंगजेब इसका समकालिक शासक था। इसने औरंगजेब ने इसको मान्यता नहीं दी और इसके विरुद्ध सेना भी भेजी और इसे खातौली के युद्ध में पराजित किया। लेकिन इसके बाद क्या है कि औरंगजेब ने इसे बुलाकर 3000 जात और 2000 का मनसब दिया और इसे डंका झंडा व बूंदी की जागीर भी प्रदान की गई। और चाकण के घेरे में ये 1660 में जय सिंह के साथ था, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, जो जयपुर के शासक थे। तो बस ये है, इसमें इसमें और कोई प्रमुख बात नहीं है इसकी। यही है कि ये औरंगजेब के समय इसका औरंगजेब समकालिक शासक था और उसके लिए ये लड़ता रहा। इसके बाद जो शासक आता है वो राव अनिरुद्ध आता है। राव अनिरुद्ध 1682 से 1695 ईस्वी तक। जो राव अनिरुद्ध होता है तो 1688 में राजा राम के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा गया था, राजा राम जाट के विरुद्ध 1688 में। तो यह शाही सेना के साथ था। इससे पूर्व यह औरंगजेब ने इसे दक्षिण के अभियानों पे भी भेजा था, मतलब ये उनके साथ था। और मराठों से रक्षा करने पर सम्राट द्वारा पुरस्कृत भी किया गया इसको, ठीक है। अब जो मुख्य बात क्या आती है इसके काल की, कि इसकी पत्नी या रानी कह सकते हैं, ये थी पत्नी, उसका नाम, सेकंड, तो इसकी पत्नी का नाम था नाथावती। और ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम है नाथावती, किसकी, राव अनिरुद्ध की। और नाथावती ने क्या है कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। तो नाथावती ने किसका निर्माण करवाया, रानी जी की बावड़ी। और जो बूंदी है बावड़ियों का शहर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ भी यहीं हैं। अब इसका पुत्र है जोत सिंह हाड़ा, जो बूंदी के जय सागर तालाब में गणगौर पर सवारी करते समय अपनी पत्नी के साथ डूब गया था। तो तभी से वहाँ पे ये भी विख्यात है कि हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। और राव अनिरुद्ध ने अपनी दाई भाई देवा की स्मृति में बूंदी में 84 खम्भों की छतरी भी, तो 84 खम्भों की छतरी भी पूछी जाती है। तो कहाँ पे है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है 84 खम्भों की छतरी कहाँ पे है, बूंदी में है। और निर्माण भी पूछा जा सकता है, तो राव अनिरुद्ध द्वारा करवाया गया, इसकी स्मृति में, अपने दाई भाई देवा की स्मृति में। तो 84 खम्भों की छतरी बहुत बार एग्जाम में आती है, 4 बार। तो ये कहाँ पे है, बूंदी में, ठीक है। इसका अब निर्माण किसने करवाया, राव अनिरुद्ध ने। तो आप निर्वाण याद रखना, राव अनिरुद्ध। और किसकी स्मृति में करवाया, ने अपने दाई भाई देवा की स्मृति में। देवा की स्मृति।
इसके बाद जो शासक आता है वो है राव बुद्ध सिंह, जिसका शासनकाल है 1695 से 1630। तो राव अनिरुद्ध के समय प्रमुख घटनाएं हुई थी वो आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है राव राजा बुद्ध सिंह। इसका शासनकाल 1695 से 1730 ईस्वी। अब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद हुआ था उत्तराधिकारी का युद्ध, वो हुआ था 1707 ईस्वी में। तो इसमें क्या है कि राव बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। तो उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। और बहादुर शाह ने इसे वीरता से प्रसन्न होकर इसे महाराव राणा का खिताब और कुछ प्रगने जागीर में दिए। इस कौन सा खिताब दिया था बहादुर शाह ने इसे? महाराव राणा का खिताब। तो बहादुर शाह द्वारा दिया गया खिताब कौन सा था? महाराव राणा, ये इसे खिताब दिया गया। अब 1729 में जयपुर का नरेश है सवाई जय सिंह, इससे इसके साथ हो गया झगड़ा। अब सवाई जय सिंह ने क्या है, बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया, ठीक है। और 1734 में मराठों का राजस्थान में प्रवेश का कारण यही बना, मुख्य रूप से जो मराठे ने राजस्थान में प्रवेश किया। और जो अब इनको क्या गद्दी से हटा दिया गया, जो राव बुद्ध सिंह थे। तो और राव बुद्ध सिंह की पत्नी ने क्या है कि होलकर जो मराठे हैं इनको राखी भेजकर बूंदी आमंत्रित किया। फिर क्या है कि उन्हें वापस बूंदी का ये मराठों की सहायता से वापस बूंदी के शासक बन गए, ठीक है। और बुद्ध सिंह के शासनकाल में एक जो मुगल शासक था फरूख सैय्यर, इसने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद भी किया था एक बार, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना ये वाली बात, बूंदी का नाम बदलकर एक बार फर्रुखाबाद किया गया, किसके द्वारा? फर्रुख सैय्यर के द्वारा किया गया, आराम से याद भी रह सकता है, लिखने वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है राव दलेल सिंह, तो इसे बना दिया गया राव दलेल सिंह। इसका शासनकाल आता है 1730 से 1748। अब क्या है, सवाई जय सिंह द्वारा ये बूंदी की गद्दी पे बिठा दिया गया, ठीक है। और जो जयपुर के कछावा वंश के थे सवाई जय सिंह, और 1730 में अपनी पुत्री का विवाह भी इससे दलेल सिंह से सवाई जय सिंह ने कर दिया, ठीक है। और 1734 में इसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था दलेल सिंह ने बूंदी की तरफ से, ठीक है। तो ये बात लिखने वाली है कि 1734 ईस्वी में इसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। अब इसके बाद शासक आता है राव उमेद सिंह, ठीक है। जो प्रमुख शासक है वो ये लास्ट ही है, राव उमेद सिंह, ऐसे तो आते ही रहेंगे। राव उमेद सिंह, इसका शासनकाल होता है 1748 से 1771 ईस्वी तक। और इसने कोटा के शासक और मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी की इसने गद्दी प्राप्त की। और
ये क्या है कि मल्हार राव होलकर को मामा कहता था क्योंकि इसकी माता थी कचवाई रानी राव होलकर ने इसने राखी भी बांधी थी। ठीक है। और जब होलकर की पुत्री का विवाह था तो इसने वहाँ पे भाग भी लिया था। और जो राव उमेश सिंह है वो श्री जी के नाम से जाना जाता था। कौन से? यह है श्री जी के नाम से जाना जाता था। और उमेश सिंह ने क्या है कि बूंदी के तारागढ़ जो किला है, बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया। ठीक है। तो तारागढ़ के किले में इसने क्या चित्रशाला का निर्माण करवाया। और इसने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार कराया। ठीक है। मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। तो ये आ सकता है एग्जाम में। स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। तो वो था राव उमेद सिंह। ठीक है। अब इसके बाद जो बूंदी के शासक है विष्णु सिंह या बिशन सिंह हाड़ावी जिन्हें बोलते हैं, उसका समय था 1771 से 1821। और तो विष्णु सिंह ने क्या है कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। तो 1818 में संधि बूंदी के कौन से शासक ने की? विष्णु सिंह ने, आप ध्यान रखना। और जब सिरोही में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे था शिव सिंह, सहसी सिरोही सहसी शिव सिंह। तो बूंदी के शासक विष्णु सिंह। ठीक है। या इसे बिशन सिंह भी बोलते हैं। दोनों में दोनों नाम आपको याद रखने, कोई भी आ सकता है। हाड़ा। इसका शासनकाल था 1771 से 1821 ईस्वी में। ठीक है। इसने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार की। तो अंग्रेजों से संधि किसने की? राव विष्णु सिंह ने की। ये आपको बात याद रखने पड़ेगी और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। और इसी के शासन, इसके बाद जो बूंदी का शासक बना था वो था राम सिंह, 1821 से 1889 तक, 89 तक। इसके शासन काल में क्या है कि ठाकुर बलवंत सिंह जो जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए थे, उस समय जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय और बूंदी पे शासक था सिर्फ राम सिंह। ठीक है। और राम सिंह के समय एक प्रसिद्ध कवि भी था वंश भास्कर, और के रचनाकर सूर्यमल मिश्रण हुए। ठीक है। तो वंश भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण, जो राम सिंह के समय था। और राम सिंह ने क्या किया? बैटिंग के जमेर दरबार में भी भाग लिया था। और इसके बाद राम सिंह का उत्तराधिकारी शासक बना रघुवीर सिंह। इसके शासनकाल में जो कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, तो वो भी बूंदी आया। इसके बाद ईश्वरीय सिंह बना, फिर बहादुर बहादुर सिंह जो अंतिम शासक था। उसके बाद तो राजस्थान का इसमें विलय हो गया। राजस्थान का जो एकीकरण में दूसरे चरण में बूंदी का विलय हो गया था। ठीक है। जो बहादुर सिंह के समय हुआ था अंतिम शासक। तो ये हमारा जो अभी हमने पढ़ा वो बूंदी के चौहान या हाड़ौती के चौहान वंश कंप्लीट होता है। और पूरा जो चौहान वंश है ये हमारा 20
कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं बूंदी का चौहान, जैसे एक सेकंड, तो ये देखो इसमें एक तो अनिरुद्ध द्वारा बनाई गई 84 खंभों की छतरी आपको याद रखनी है। अभी एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। ये है बूंदी का चौहान, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि इसका प्राचीन नाम पता होना चाहिए कि वृंदावती बूंदी का प्राचीन नाम था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब चौहानों ने मीणाओं व कोटिया भील को हराकर अपना शासक वहाँ पे स्थापित किया। फिर उसके उनके पुत्र जेतर सिंह हैं, किसके, समर सिंह के पुत्र जेतर सिंह ने कोटा में किले का निर्माण कराया व गुलाब महल का निर्माण करवाया। इसके बाद बूंदी के बरसिंघाड़ा ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तो ये ध्यान रखना, बरसिंघाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया 1354 ईस्वी में। इसके बाद सुरजनहाड़ा में आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ना राव भोज मनसब, हाँ ये याद रख सकते हो कि राव रतन सिंह जो था, इसको रामराज और सरबुलंद राय की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। रामराज की क्यों दी गई, क्योंकि यह न्यायप्रिय था, और सरबुलंद राय की चित्रकला प्रेमी के कारण इसको होने के कारण उपाधि दी गई। फिर आता है राव शत्रुसाल, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो राव अनिरुद्ध इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है, राव अनिरुद्ध, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी पत्नी थी नाथावती। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने कराया, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और इसके बाद जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, वो किसने बनवाई, राव अनिरुद्ध ने ही बनवाई थी। इसकी स्मृति में दाए भाई देवा की स्मृति में बनवाई गई, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है राव राजा बुद्ध सिंह, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि 1734 में हुडा सम्मेलन में बूंदी से जो भाग लिया वो दलेल सिंह ने लिया था, ठीक है। और उमेद सिंह है, वो स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसने अंतिम संस्कार कराया, ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। और ये इम्पोर्टेंट है कि विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की, ठीक है, विष्णु सिंह आर्य ने 10 फरवरी 1818 को बूंदी की तरफ से। तो ये हमारा बूंदी की चौहान टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।